हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ लॉक के लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत संक्रमण धातुओं के धात्विक लक्षण और गलनांक व क्वथनांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं संक्रमण धातुओं के धात्विक लक्षण। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि संक्रमण धातुएं के कठोर धातुएं होती हैं, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती हैं तथा इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी धात्विक लक्षण प्रदर्शित करती हैं। देखा होगा कि यह कैसी होती हैं, ये अत्यधिक ही कठोर होती हैं। दूसरा जो है, इनमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, धात्विक चमक होती है। तीसरा, अगर इनको हैमर से या हथौड़े से पीटा जाए तो ये बढ़ेंगी, ना कि ये टूटेंगी। तो आघात सहने की उच्च क्षमता होती है। और खींचेंगे तो ये इनके काफ़ी जो है, खींचने पर इनके जो है तनन सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है। तो तन्यता और तन सामर्थ्य बहुत उच्च होती है। और सभी लोग जानते हैं कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं विद्युत व ऊष्मा की प्रबल चालक होती हैं। तो ये तो इनके कुछ लक्षण होते हैं। अब इनका हम कारण पढ़ेंगे, इसका कारण क्या होता है, ये जो है कठोर क्यों है, धात्विक चमक क्यों होती है, विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं क्यों। तो पहला कारण ये है कि आयनन एंथैल्पी कम होती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, आयनन एंथैल्पी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। जैसे अगर हम एक नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं। तो यदि मान लिया 4 कोष हैं, ये K, L, M, N। यदि हम K कोष में इलेक्ट्रॉन को है उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी नाभिक से दूरी कम है। L कोष से उससे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, M कोष में उससे भी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और N कोष में M से भी कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है कोष की नाभिक से, वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व होते हैं, इन तत्वों के बाह्य कोष से नाभिक की दूरी बढ़ जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण जो होता है वो कम होने से आसानी से बाह्यतम NS और N-1D, NS व N-1D उपकोष से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है। क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, इसलिए आयनन एंथैल्पी कम होती है। दूसरा क्या होता है, बाह्यतम कोषों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, रिक्त ऑर्बिटल होते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं या संक्रमण धातुएं हैं, इनका डी कोष आंशिक रूप से भरा होता है, जिससे इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं, प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं, जिसे धात्विक बंध बनाते हैं, जिसकी जो शक्ति या सामर्थ्य होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रबल धात्विक बंध होने के कारण यह धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका कारण है कि प्रदर्शित करते हैं। एक तो आयनन एंथैल्पी कम होती है, इससे इजीली जो है इनके बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कोष से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोष से निकलेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये उच्च तनन सामर्थ्य उच्च विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हो जाते हैं और धात्विक चमक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं, और प्रबल धात्विक बंध होने के कारण ये अत्यधिक कठोर हो जाएंगे तथा आघातवर्ता उच्च तनन सामर्थ्य होगी और तन्यता होगी। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि धात्विक लक्षण का कारण क्या होता है। तो आसान भाषा में समझ सकते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में के डी उपकोष जो होते हैं, जब आंशिक रूप से भरे होते हैं तो आंशिक रूप से भरे होने के कारण इनमें धात्विक बंध बनते हैं, जो कि बहुत प्रबल बंध होता है। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनके
जो है ये अत्यधिक कठोर हो जाती हैं, धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखेंगे श्रेणी, अगर स्कैंडियम से चलें, स्कैंडियम से 3D श्रेणी में चलेंगे तो स्कैंडियम से जब चलते हैं कॉपर की ओर तो प्रारंभ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी स्कैंडियम से क्रोमियम तक और मैग्नीज तक। तो मैग्नीज का गलनांक थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका कारण भी समझेंगे। तो पहले स्कैंडियम से क्रोमियम तक कठोरता बढ़ती है, फिर जो है ये जो है कुछ मान धीरे धीरे घटता जाएगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या घटती है, और जिंक जो होती है इसकी कठोरता कम हो जाती है। जिंक की कठोरता कम हो जाती है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, इसलिए धात्विक बंध का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये 3 जो तत्व हैं ये इसके अपवाद हैं, अपवाद तत्व लिख सकते हैं। अपवाद तत्व जो हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जिंद कैद में है जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये 3 अपवाद हैं। ये जो है इन धातुओं के गलनांक क्वथनांक भी कम होते हैं, और ये धातुएं जो होती हैं अत्यधिक कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं। तथा जो मरकरी है ये सामान्य ताप पर द्रव हो जाता है। सामान्य ताप पर क्या है? द्रव है, कमरे के ताप पर, क्योंकि इसमें जो होता है धात्विक बंध का निर्माण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जिंक और कैडमियम में भी धात्विक बंध नहीं होते हैं, इसलिए ये जो है मुलायम धातुएं हो जाती हैं। ठीक है, तो धात्विक लक्षण के 3 अपवाद हो गए, जिंक कैद में है, और सभी धातुएं जो हैं अत्यधिक कठोर होती हैं, जिनमें कह सकते हैं जो टंगस्टन धातु है ये अत्यधिक कठोर होती है, इसका गलनांक भी बहुत ही उच्च होता है। तो इसका कारण अभी हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें गलनांक और क्वथनांक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको स्टूडेंट नोट्स कर सकते हैं, ये इसकी विशेषताएं होंगी, ये इसका कारण हो गया। स्टूडेंट्स, अभी हम संक्रमण धातुओं के धात्विक लक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका कारण बताया गया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति और प्रबल धात्विक बंध। इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जानते हैं कि संक्रमण धातुएं अत्यधिक कठोर होती हैं और इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। तो उसका कारण देखिए क्या है। संक्रमण जो धातुएं होती हैं इनकी संवृत मतलब इनकी एक फिक्स या निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। संवृत संकुल संरचना, संकुल संरचना, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसे हम क्रिस्टलीय संरचना भी कह सकते हैं। तो इनकी संवृत क्रिस्टलीय संकुल संरचना का मतलब है कि इसमें जो संक्रमण धातुओं के जो परमाणु होते हैं वो इस संवृत संकुल संरचना में निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, संरचना होती है। तो इस संरचना में परमाणुओं के मध्य क्या होगा? जो परमाणु होंगे, जैसे यहाँ पर क्रिस्टलीय संरचना है, मान लिया इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय संरचना है, तो इस संरचना में जो परमाणु होंगे, इन परमाणुओं के जो मध्य क्या होगा? प्रबल धात्विक बंध होते हैं। परमाणुओं के मध्य क्या होंगे? प्रबल धात्विक बंध, मेटॉलिक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? मेटॉलिक बॉन्ड होते हैं। इस धात्विक बंध की प्रकृति जो होती है वो निर्भर करती है कि संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इस संरचना में परमाणु के मध्य धात्विक बंध होते हैं तथा धात्विक बंध की शक्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर
निर्भर करती है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध की शक्ति बढ़ती है, और धात्विक बंध की शक्ति बढ़ने से क्या होगा, गलनांक क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। तो यहाँ पर स्कैंडियम में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम में 2 हो गए, वैनेडियम में 3 हो गए, क्रोमियम में 5। तो क्रोमियम में D5 भी होता है और 3D5 और 4S1 होता है। तो कह सकते हैं टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा 6। तो क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण 3D सीरीज में क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण ये सबसे प्रबल धात्विक बंध बनाएंगे, और प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं। इसलिए हम 3D सीरीज में अगर देखेंगे इस ग्राफ में, तो 3D सीरीज में सबसे अधिक जो गलनांक क्वथनांक जो होता है वो क्रोमियम का होता है। इसके बाद मैग्नीज का गलनांक क्वथनांक जो होता है वो कम हो जाता है, इसका भी कारण भी समझेंगे। फिर क्या होता है, ये अपवाद है मैग्नीज। इसके बाद फिर से आयरन, कोबाल्ट, निकल के गलनांक क्वथनांक बढ़ जाएंगे, वो लगभग इक्वल हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं FeCO और Ni, तो यहाँ पर क्या होता है, Fe में 3D6 होगा, यहाँ 3D7 होगा और यहाँ 3D8 होगा। तो 3D6 का मतलब है कि जो डी उपकोष होगा, इस डी उपकोष में पहले तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, लेकिन जैसे 6 होगा तो 1 2 3 4 5 6, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले वाले उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल प्रभावी होने लगता है। प्रतिकर्षण बल प्रभावी होने से जो धात्विक बंध की शक्ति है, कुछ धात्विक बंध की प्रबलता जो होती है वो कम हो जाती है, वो धात्विक बंध दुर्बल होने लगता है, जिससे जो इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं FeCO और Ni, ये जो है लगभग बराबर हो जाते हैं। क्या होते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं FeCO Ni के, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी। यहाँ पर 3D6 हो गया तो 4 अयुग्मित हो गए, यहाँ पर 7 हो गया 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 3D8 होगा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे क्या होगा, जो धात्विक बंध की शक्ति घटती जाएगी। और कापर जो होता है 3D10 हो जाता है। कापर में क्या होता है, 3D10 होता है और 4S1 होता है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम हो जाएगी, जिससे इसके गलनांक क्वथनांक जो होता है वो और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका कारण हो गया कि किस प्रकार से यहाँ पर इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और किस प्रकार से क्रमिक परिवर्तन होता है आवर्त में हम जब चलते हैं बाएं से दाएं। तो उसका कारण क्या होता है, कारण लिखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रबल धात्विक बंध होते हैं, और धात्विक बंध की क्षमता या शक्ति बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं स्कैंडियम से क्रोमियम की ओर। उसके बाद मैग्नीज एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको अलग से पढ़ेंगे। फिर इस मैग्नीज के बाद फिर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घटते जाते हैं, इसलिए धात्विक बंध की क्षमता कम होती जाती है, और लास्ट में कापर का गलनांक क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 4D सीरीज में पहले जिरकोनियम से मॉलिब्डेनम तक गलनांक क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिब्डेनम में सबसे अधिकतम क्रोमियम के समान सबसे अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से क्या होगा, टेक्नीशियम का मैग्नीशियम के समान, मैग्नीज के समान सबसे कम हो जाएगा। फिर रुथेनियम से पैलेडियम तक बढ़ेगा, घटता जाएगा, और लास्ट में सिल्वर का सबसे कम गलनांक क्वथनांक आएगा। इसी प्रकार से 5D सीरीज में देखेंगे हाफनियम से टंगस्टन बढ़ेगा, टंगस्टन तक बढ़ने के बाद फिर जो है धीरे धीरे घटता जाएगा, और गोल्ड का सबसे कम गलनांक क्वथनांक हो जाएगा। तो अगर कारण पूछा जाए कि संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, तो कारण सीधे सीधे लिखेंगे कि जो है इनकी जो क्रिस्टल समृद्ध संकुल संरचना होती है, जिनके परमाणुओं के मध्य प्रबल धात्विक बंध होते हैं। इन बंधों को तोड़ने के लिए जो धात्विक बंध अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और इन बंधों को तोड़ने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे लिख सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इन बंधों को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके
गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, ये पूरा कारण हो गया कि जो है संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च क्यों होते हैं। अब देखते हैं ज्ञात तत्वों में सबसे उच्च गलनांक व क्वथनांक किन तत्वों के होते हैं। ज्ञात तत्वों में सबसे उच्च गलनांक व क्वथनांक इस ग्राफ से देख सकते हैं। उच्च गलनांक व क्वथनांक 3 तत्व हैं 3D सीरीज में क्रोमियम, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम और 5D सीरीज में टंगस्टन, जिसको लिखते हैं क्रोमियम मोस्ट वांटेड। क्रोमियम मोस्ट वांटेड याद कर लें, क्रोमियम मोस्ट वांटेड। ये 3 तत्व हैं जिनके गलनांक क्वथनांक सबसे उच्च होते हैं, जिसमें 3D सीरीज में क्रोमियम, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम और 5D सीरीज में टंगस्टन होता है। और जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन सभी तत्वों में हम देखेंगे इस ग्राफ से, तो सबसे उच्च गलनांक व क्वथनांक टंगस्टन का होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हिंदी में लिख देते हैं, उच्च गलनांक व क्वथनांक। सबसे उच्च या हाईएस्ट गलनांक व क्वथनांक संक्रमण तत्वों में टंगस्टन का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे प्रबल धात्विक बंध का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया प्रबल धात्विक बंध के कारण गलनांक क्वथनांक उच्च होने का कारण। अब हम समझेंगे कि मैग्नीज और टेक्नीशियम TC के गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमने सीखा कि संक्रमण तत्वों के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। उसका कारण तो हम देखेंगे, जो अपवाद हैं मैग्नीज Mn और टेक्नीशियम TC के गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं। तो इन दोनों तत्वों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसमें मैग्नीज का देखते हैं। तो मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा जाता है तो आर्गन 18 4s2 और 3d5। 3d5 का मतलब हो गया कि D उपकोष अर्धपूर्ण हो गया, 1 2 3 4 5, और S उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ, S उपकोष पूर्ण रूप से भरा हो गया। तो ये दोनों उपकोष क्या होंगे, अत्यधिक स्थायी होंगे। क्या होंगे, अत्यधिक स्थायी होंगे। जब कोई अर्धपूर्ण होता है उपकोष या पूर्ण भरा हुआ उपकोष होता है तो उस अवस्था में ये अत्यधिक स्थायी होते हैं। अत्यधिक स्थायी होने के कारण ऐसे उपकोषों पर नाभिक का प्रबल आकर्षण होगा। क्या होगा, नाभिक का प्रबल आकर्षण लगेगा। इन अत्यधिक स्थायी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल लगता है, और नाभिक के प्रबल आकर्षण के कारण जब नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर प्रबल आकर्षण लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली जो होंगे आसानी से मुक्त होकर बाहर नहीं जा सकते हैं। और जब आसानी से बाहर नहीं जा सकते हैं, कह सकते हैं ये इनकी गतिशीलता कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण के कारण। जब इनकी गतिशीलता कम हो जाएगी तो धात्विक बंध जो होगा यहाँ पर दुर्बल हो जाएगा। धात्विक बंध दुर्बल होने से क्या होगा, उस बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे इनके जो गलनांक क्वथनांक जो होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका कारण समझ में आया होगा स्टूडेंट, जिसको हम इस प्रकार मैग्नीज व टेक्नीशियम के N-1D उपकोष व N-D उपकोष अर्धपूर्ण होने के कारण अत्यधिक स्थायी होता है, जिससे D5 व N-1D5 व NS2 के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। अतः इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कह सकते हैं, अस्थानीय
करण या कह सकते हैं स्थानांतरण नहीं हो पाता, जिससे धात्विक बंध दुर्बल होने के कारण मैग्नीज व टेक्नीशियम के गलनांक व क्वथनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो D5 और NS जो हैं ये बहुत ही क्या है, अत्यधिक स्थायी विन्यास हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं, जिससे क्या होंगे, इन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहर नहीं निकल पाते नाभिक के आकर्षण पर, जिससे धात्विक बंध की जो शक्ति होगी कमज़ोर हो जाएगी और इनके गलनांक क्वथनांक कमज़ोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर आगे देखते हैं। देखिए डी ब्लॉक तत्वों में जो है 3 तत्व ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अभी पीछे धात्विक लक्षण भी बताया था, फिर से बता रहे हैं कि इसमें भी क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि जिंद कैद में है, मीन्स जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। तो इसका कारण देखिए क्या है। तो इसका कारण यह है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के N-1D व N-1D10 व NH2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, जिससे यह धात्विक बंध का निर्माण नहीं करते हैं। यह धात्विक बंध नहीं बनाते, और धात्विक बंध नहीं बनाएंगे तो धात्विक बंध ना बनाने के कारण इनके गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। और धात्विक बंध ना बनाने के कारण ही मरकरी सामान्य ताप पर क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। ये सामान्य ताप पर क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने सीखा कि संक्रमण धातुओं के धात्विक लक्षण और इनके गलनांक क्वथनांक। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो कह सकते हैं, जो आंसर होगा हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये धात्विक बंध बनाते हैं, और धात्विक बंध की प्रबलता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रारंभ में बढ़ती है, जिससे धात्विक लक्षण भी बढ़ते हैं और गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं। फिर सीरीज के मध्य में गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो थोड़ा सा कम होकर स्थिर हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या घटेगी, जिससे प्रतिकर्षण लगेगा इलेक्ट्रॉन भी, जिससे धात्विकता भी कम होती है और गलनांक क्वथनांक भी कम हो जाते हैं। लास्ट में जाके सीरीज के फिर से गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, जैसे 3D, 4D और 5D सीरीज में लास्ट में देखेंगे एकदम से गलनांक क्वथनांक जो कापर, सिल्वर और गोल्ड के गलनांक क्वथनांक कम होने के कारण ये हो गया, क्योंकि इनका जो बाह्य उपकोष है N-1D उपकोष है, वो पूर्ण रूप से भर जाता है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। केवल NS में ही एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से इनके गलनांक क्वथनांक जो होंगे कम हो जाएंगे। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों की बात करें, क्योंकि ये संक्रमण तत्व तो है नहीं, इसलिए इनको डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। इन तत्वों के गलनांक क्वथनांक और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति 0 हो जाती है, जिससे धात्विक बंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं अत्यधिक कठोर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है संक्रमण धातुओं के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं तथा मरकरी सामान्य ताप पर द्रव है। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है इससे इनके आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ ही स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।